सभी साथियों को जय भीम। आज हम दलित लेखक संघ के मंच से डॉक्टर कुसुम मेघवाल, जो कि दलित साहित्य में पहली पीढ़ी की साहित्यकार हैं, उनकी दो कहानियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि कुसुम मेघवाल जी से बहुत पुरानी मतलब दोस्ती है। और कुसुम मेघवाल बहुत ज़्यादा जानी मानी प्रसिद्ध सक्रिय कार्यकर्ता है, लेखिका है और कर्मचारी यूनियन की तमाम तरह के पदों पर रह चुकी हैं। और हमें बेहद खुशी है कि हम एक लंबे अरसे बाद कुसुम मेघवाल जी की कहानियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बेहद खुशी की बात यह है कि कुसुम मेघवाल जी दलित लेखक संघ से आज जुड़ी हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको मैं यहाँ पर भी जोड़ने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो हम सबको सुन रही हैं। तो मैं एक तरह से फॉर्मली उनका परिचय पढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर कुसुम मेघवाल एक परिचय। डॉक्टर कुसुम मेघवाल का जन्म 29 अप्रैल 1948 राजस्थान के उदयपुर नगर में 1964 में हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले में छोटी सादड़ी में विवाह, 1965 में प्रथम पुत्र, 1968 में द्वितीय पुत्र का जन्म। 10 वर्षों तक खेती एवं घर गृहस्थी का कार्य। विवाह के 10 वर्षों के बाद पुनः पढ़ाई आरंभ की। 1973 में बांसी गांव में अध्यापिका के पद पर प्रथम नियुक्ति। 1975 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में नियुक्ति। वर्ष 1977 में राजस्थान विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी के रूप में विभिन्न कठिनाइयों के साथ बीए तथा 1979 में हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1985 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हिंदी उपन्यासों में दलित वर्ग नामक शोध ग्रंथ पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1988 में एलएलबी द्वितीय वर्ष की उपाधि प्राप्त की। 1980 में भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय में राजभाषा अधिकारी के पद पर नियुक्ति। लगातार 20 वर्षों तक वहां कार्यरत। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का गठन, अन्य कल्याणकारी संस्थाओं का गठन एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भूमिका, जिनका मुख्य कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। दिल्ली एवं जयपुर दूरदर्शन पर अनेकों साक्षात्कार एवं वार्ताएं प्रसारित। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में लगभग 80 लेख एवं कहानियां प्रकाशित। आकाशवाणी बीकानेर, उदयपुर एवं जयपुर में भी अनेक कहानियां एवं वार्ताएं प्रसारित। 90 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन एवं एक फिल्म मैं भी इंसान हूँ तथा राष्ट्रव्यापी संविधान संरक्षण जागृति यात्रा का निर्माण बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1991 से निरंतर 29, मुझे लगता है अब ज्यादा 29 वर्षों से भीम डायरी का संपादन। अब तक 3 अंतर्राष्ट्रीय, 6 राष्ट्रीय तथा अनेक राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त। कर्मचारियों में आई परिवर्तन की आंधी से घबराकर वर्ष 1999 में बहुजन विरोधी तानाशाही निदेशक द्वारा सेवा से बर्खास्त। देश के नामी संगठनों, सांसदों, मंत्रियों, आयोगों को प्रकरण प्रस्तुत, कोई राहत नहीं। जोधपुर हाई कोर्ट में दायर बाद वर्ष 1999 से चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। वर्ष 1977 में पति का आरएएस से चयन, 1991 में छोटे पुत्र का भारत की सर्वोच्च सेवा आईएएस में चयन, वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश में पदासीन। बड़े पुत्र ने जयपुर में एमआरईसी में मैकेनिकल इंजीनियर की उपाधि प्राप्त की एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदासीन। वर्ष 1990 से 2001 तक राजनीति में सक्रियता, 2 बार एमएलए, 2 बार वर्ष 1990 से 2001 तक राजनीति में सक्रियता, 2 बार एमएलए एवं 1 बार एमपी का चुनाव लड़ा। भ्रष्ट राजनीतिक वातावरण के कारण सफलता नहीं। वर्तमान में पूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
मिशन एवं विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय बोध महापरिषद तथा अखिल भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच का गठन कर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत। परिवर्तन प्रभाकर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन पिछले 25 वर्षों तक एवं अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन पिछले 7 वर्षों से, मुझे लगता है अब थोड़ा ज्यादा समय हो चुका है, तो पिछले अनेक वर्षों से लगातार निरंतर जारी है। तो आज हमारे साथ ऐसी महान शख्सियत डॉक्टर कुसुम मेघवाल, जो बेहद मैं ये कहूँगी बेहद संघर्षशील, बेहद जुझारू, हर जगह मोर्चे पे डटी रहने वाली, हर जगह अपना जो है वो बाबा साहब के मिशन में डटी हुई और लगातार कार्यरत, तमाम तरह के संगठनों में जुड़ करके आज हम उनकी कविताओं का पाठ करने जा रहे हैं। हमारे साथ है सुनीता मंजू, जो आज पहली बार दलित लेखक संघ के मंच पर आई है और मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सुनीता मंजू जो है वो मैं उनसे कहूँगी कि अपने बारे में थोड़ा सा वो बताएंगी, क्योंकि पहला उनका है और वो बेहद अच्छे तरीके से अपने बारे में बता पाएंगे। और इसके बाद वो कुसुम मेघवाल की दोनों कहानियां अंगारा और मंगली का पाठ करेंगी। तो अब मैं कुसुम मेघवाल जी का स्वागत अभिनंदन करने के साथ मंजू का भी स्वागत अभिनंदन करते हुए उसे मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना परिचय के साथ कहानी पाठ करें। धन्यवाद मैम। सभी साथियों को जय भीम। मैं सुनीता मंजू राजा सिंह महाविद्यालय सिवान में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और कुसुम मेघवाल जी के बारे में जैसा कि अनीता जी ने बहुत अच्छा से अभी बताया, कितना संघर्षशील और क्रांतिकारी उनका व्यक्तित्व रहा है, वैसे ही उनकी कहानियों के जो पात्र हैं वो भी, उनमें भी उनकी झलक दिखाई देती है। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनकी कहानी का पाठ प्रारंभ करना चाहूंगी। उनकी 2 कहानियां मैंने चुनी है यहाँ पर, एक अंगारा और दूसरी मंगली। तो पहले अंगारा कहानी का पाठ करते हैं, उसके पश्चात मंगली। संध्या का समय था। हरखू चमार के घर भीड़ जमा थी। वर्षा में जर्जर हुई फूस की झोपड़ी में एक दिया टिमटिमा रहा था। हरखू अपने घुटनों में सिर दबाए बेबस एक कोने में बैठ अपनी लुटी इज्जत पर आंसू बहा रहा था। हरखू की पत्नी झमको घूंघट खींचे अपनी छाती पीटकर प्रलाप मचा रही थी। घिसती रेंगती 17 वर्षीय जमुना आज किसी तरह अपने पिता की चौखट पर पहुंच गई थी, किंतु उसे क्या पता था कि पिता की चौखट पर भी उसे इसी तरह अपमानित, पीड़ित होना पड़ेगा। भीड़ में चेहरे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, पर लोगों के मुंह से निकले व्यंग्य बाणों की आवाज स्पष्ट आ रही थी। कैसे कूदती फिरती थी अपनी जवानी बताने को, पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला करके आई है। हरखू और झमकू को कहते कि अपनी बिटिया को संभाल कर रखे, तो उल्टे हमारा ही मुंह बंद करते कि मेरी लड़की तुम्हारी आंखों में क्यों चुभ रही है। अब भुगतो, कौन करेगा शादी इससे। गठरी बनी जमुना के पास इन बाणों को झेलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वह बेहद उदास, अपमानित, टूटी हुई थी, किंतु उसका दुख दर्द सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जमुना का छोटा भाई केशु सब कुछ देख रहा था। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे यह तो पता था कि 3 दिन पूर्व उसके खेत से उसकी जीजी के अचानक गायब हो जाने से घर वाले सभी परेशान थे। आसपास के गांव में रिश्तेदारों के यहाँ उसे ढूंढ आए थे। आज जब जीजी आ गई है तो सभी रो क्यों रहे हैं। ताई, चाची सभी उसे डांट रही हैं। जीजी कुछ बोलती क्यों नहीं, चुपचाप आंसू बहाए जा रही है। माँ भी रो रही है। ये बातें केशु की समझ से बाहर थी। उसे एक उपाय सूझा। वह दौड़कर कुएं पर गया और सिंचाई करते अपने बड़े भैया को सारी स्थिति बता दी। हीरा सब कुछ समझ गया। उसने अपनी चरस छोड़ी और बैल लेकर घर की ओर रवाना हो गया। क्रोधाग्नि से कभी कभी उसका समूचा शरीर कपकपा जाता। घर पर लोगों का हुजूम देखकर उसकी भवें तन गई। अपनी बहन की दुर्दशा देख उसका जवान खून खौलने लगा। उसकी आंखों से आग बरसने लगी। वह भीड़ को चीरता हुआ अपनी बहन के पास पहुंचा। जमुना अपने भाई से गले मिलने के लिए लड़खड़ाती हुई उठने लगी
किंतु उसकी बेबसी को भांप हीरा स्वयं नीचे बैठ गया और उसे गले लगा लिया। जमुना सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गई। उसे लगा कोई तो उसकी पीड़ा समझने वाला मिला। भाई के बदले हुए तेवर और बहन के प्रति सहानुभूति जताते देख भीड़ वहां से चुपचाप खिसक ली। हीरा की इस संवेदनशीलता ने मरहम का काम किया। जमुना की भी हिम्मत बंध गई। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हुए। जमुना के आंसुओं से भीगा हीरा का सीना ठंडा होने के बजाय तपने लगा था। वह अपनी बहन की आबरू लूटने वालों को सजा दिलाना चाहता था। वह अपने पिता की ओर मुखातिब हुआ, उन्हें ढाढ़स बंधाया। बापू रो मत। जब तक हीरा की जान है वह अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। सिर पीटती माँ को सीने से लगाते हुए हीरा ने वचन दिया और कहा, माँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, जब तक जमुना की इज्जत लूटने वालों से बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी कसम माँ, चैन से नहीं बैठूंगा। जमुना अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। हीरा ने उसे बिना डर के, बिना संकोच के सब कुछ सही सही बता देने को कहा। जमुना को हिम्मत बंधी। उसने बताया, जब मैं नाले के पार वाले खेत की मेड़ पर घास काट रही थी, ठाकुर का बड़ा लड़का सुमेर सिंह और उसका चाचा नथु सिंह चुपके से आए। मैं चिल्लाती, उसके पहले ही दोनों ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस चाकू की नोक पर मुझे बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गए और दोनों ने मेरे से मुंह काला किया। इतने दिन उसी वीरान कोठरी में मुझे बंद रखा। वे दोनों समय मेरे सामने रूखी सूखी रोटी डालते और मेरी दुर्गत करते। उसने आगे कहा, भैया, मैंने उनसे काफी अनुनय विनय की कि आप लोग दिन के उजाले में हमारी परछाई से भी परहेज करते हैं। हमें छूते ही आप अपवित्र हो जाते हैं, किंतु रात के अंधेरे में हमारा पसीना और होठों से भी आप अपवित्र नहीं होते। ऐसे लिपट जाते हैं जैसे आप और हम में कोई फर्क नहीं है। आपकी छूत-छात और जात पात कहाँ चली गई? इस पर उन्होंने मुझे धिक्कारते हुए कहा, जबान चलाती है हरामजादी, तुझे नहीं पता? अब तू हमारे चंगुल से बचकर नहीं कहीं जा सकती। हमारा जब तक जी चाहेगा तब तक तेरा भोग करेंगे और जब जी भर जाएगा मारकर यहीं जंगल में फेंक देंगे, चील कौवे खा जाएंगे। कल रात दोनों कुछ अधिक पी गए थे। उन्हें अपनी सुध भी नहीं थी और मैंने रात के अंधेरे में ही वह कोठरी छोड़ दी। मौत तो मेरी निश्चित थी, चाहे उनके चंगुल में रहूं या जंगल से होकर यहाँ आऊं। प्रकृति ने मेरा साथ दिया और मैं गिरते पड़ते अपने आप को बचाते हुए घर आ पहुंची हूँ। अब मैं क्या करूं भैया, मैं कहीं की नहीं रही। कहते कहते वह फिर फपक कर रो पड़ी। तू चिंता मत कर जमुना, धिक्कार है मुझे जो मैंने इनसे तुम्हारी इज्जत का बदला नहीं लिया। मैंने माँ को भी वचन दिया है, वह भी इसी मुसीबत की मारी है। मैं इन पापियों चांडालों को बता दूंगा कि अछूत गरीब की भी इज्जत होती है और वह भी इज्जत से जीना जानता है। इज्जत केवल इनके ही बपौती नहीं है। हीरा गुस्से से कांप रहा था। जमुना से पूरी जानकारी लेने के बाद वह निकट के थाने में गया ठाकुरों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने। थानेदार ने रिपोर्ट लिखने के 500 रुपए मांगे। उसके पास कहाँ से आते पैसे? वह घर गया और अपनी माँ की हंसली गिरवी रखकर पैसे ले आया और थानेदार को दे दिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुमेर सिंह ने थानेदार को मामला रफा दफा करने के लिए भारी भरकम रिश्वत दी है। हीरा जब भी थानेदार से पूछता तो वह कहता, तुम्हारे कोई गवाह हैं, उनको बुला लाओ, कहकर टाल देता। हीरा गवाही कहाँ से लाता? उसकी गवाही कौन देता? उसे पता लग गया थानेदार कुछ करने वाला नहीं। सुमेर सिंह का एक रिश्तेदार मंत्री भी था। वह भी सुमेर सिंह को संरक्षण दे रहा था। थानेदार को भी टेलीफोन कर दिया था। मंत्री के संरक्षण से सुमेर सिंह के हौसले और भी बढ़ गए। वह एक दिन अपने अन्य साथियों सहित चमारों की बस्ती में आया और धमकी देने लगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो एक को उठाकर ले गए हैं, सभी कलियों की बारी आएगी, घबराना मत। अभी बहुत कुछ बाकी है। किसी ने हमारे विरुद्ध गवाही दी या जबान खोली तो ये बंदूक देख लो, भून कर रख देंगे, झोपड़ियों में आग लगा देंगे, तुम्हारी एक भी औरत नहीं बचेगी। इसीलिए खैर इसी में है, चुपचाप हम जो कहें वो करते जाओ, हमारे काम में दखल मत दो, समझे? सुमेर सिंह चिल्ला रहा था। सदियों से अपमान सहने के आदि चमार कुछ नहीं बोले। इन धमकियों को सिर आंखों पर रखते हुए कुछ बुजुर्ग तो हाथ जोड़कर उनके सामने आ गए
और गिड़गिड़ाने लगे। कुछ नहीं बोलेंगे हुजूर, आप तो हमारे अन्नदाता हो। जल में रहकर मगर से बैर कैसे हो सकता है? बुजुर्गों के दूसरी ओर कुछ नौजवान भी खड़े थे। उनका खून खौल रहा था, किंतु वे बुजुर्गों की बात के आगे चुप थे। उनके मुंह पर ताले जड़ दिए गए थे। हीरा की झोपड़ी थोड़ी दूर पर थी। वह झोपड़ी में एक टूटी खटिया पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सुमेर सिंह की धमकियां सुनकर उसका खून खौल गया। उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। वह बदला लेने की ताक में था ही। जो मौत को गले लगा ले वह किसी से नहीं डरता। बहन ने पहले ही मौत को गले लगा रखा था। हीरा ने तुरंत निर्णय लिया, अपने बहन को पुकारा और समझाया। बहन, ये सरकार और थानेदार इन बलात्कारियों को सजा नहीं दे सकते। ये सब तो नपुंसक हो गए हैं। तू खड़ी हो जा और मेरा साथ दे। उन्हें सजा हमें ही देनी पड़ेगी। जिसकी बहन बेटी पर गुजरती है उसे ही पता लगता है। हीरा अपनी बहन को और कुछ समझाता, इससे पूर्व ही सुमेर सिंह दहाड़ता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंच गया। अब हीरा से नहीं रहा गया। उसने हाथ में फरसा ले लिया। अंगारा बने हीरा ने अपनी झोपड़ी में से निकलकर सीना ठोकते हुए उसे ललकारा। सुमेर सिंह, तेरी हमारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत से तुम्हें खेलने दे। आज वह समय आ गया है कि मैं तुझे अपनी मर्दानगी का परिचय दे दूं। हीरा के वचन सुनकर सुमेर सिंह क्रोध से कांपने लगा। एक चमड़े की यही मत। ठहर, तुझे अभी बताता हूँ कि हमसे जबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। कहते हुए हीरा का काम तमाम करने के लिए उस बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि हीरा चीते से फुर्ती से उस पर कूद पड़ा। सुमेर सिंह के हाथों से बंदूक जा गिरी। अब वह निहत्था था। हीरा के हाथ से भी फरसा दूर जा गिरा। दोनों गुत्थम गुत्थ हो गए। हीरा सुमेर सिंह से भारी पड़ रहा था। हीरा का साहस देखकर अन्य युवक भी अपने झोपड़ियों से लठ लेकर मैदान में आ कूदे। फिर तो औरतें भी पीछे नहीं रही। देखते ही देखते वहां एक युद्ध का दृश्य उपस्थित हो गया। सुमेर सिंह लड़ते लड़ते थक गया। वह निढाल होकर गिर पड़ा। उसका चाचा भीड़ की उमड़ी हुई देखकर चुपचाप वहां से भाग निकले। जमुना आंखें फाड़े अपनी इज्जत लूटने वाले नर पिशाच को देख रही थी। अब उसकी बारी थी। अंगारा बनी जमुना दौड़ी दौड़ी घर में गई और कोने में पड़ी दराती उठा ली। सरकार और पुलिस जिसे सजा नहीं दे पाई उसे जमुना ने दे दी। अपना प्रतिशोध पूरा किया। उसने सुमेर सिंह के पुरुषत्व के प्रतीक अंग को ही काटकर शरीर से अलग कर दिया। वह तड़प रहा था। अब उसका बचना संभव नहीं। यदि वह बच भी जाता तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। एक हिजड़े की जिंदगी। अब वह किसी अछूत गरीब लड़के की इज्जत को नहीं खेल पाएगा। इसके लिए कि उतनी ही सजा काफी थी। हमारा कहानी और बहुत सुंदर जमुना कहानी। और उसके भाई हीरा ने बदला लिया। और इसके बाद की जो कहानी है मंगली, उसका भी मैं पाठ करूंगी। इसमें भी कुछ इसी तरह का प्रसंग है, लेकिन इसमें महिला जो है किसी का सहारा नहीं लेती है, वो खुद ही सुनीता, क्या इसमें कुछ हमारे कमेंट आए हैं? उसके बाद और अंगारा कहानी जो है ये 2001 में, कौन से उसमें, ये कुसुम इकबाल जी हमारे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? अब आई? बहुत कम आ रही है, धीरे आ रही है। दूसरी कहानी का पाठ शुरू करें। हाँ ठीक है, करें, फिर बाद में हम इकट्ठी बात कर लेंगे। ठीक है मंजू? मंगली। ये कहानी का पाठ शुरू करें मैं। 5:20 हो चुके थे। ठेकेदार अभी छुट्टी नहीं कर रहा। मंगली ने बड़ी मुश्किल से दिन काटा था आज। थावरा, उसके पति की हालत बहुत खराब थी। पिछले 15 दिनों से बुखार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे टाइफाइड हो गया था। आज सवेरे मंगली थावरे को टेम्पो में डालकर सार्वजनिक अस्पताल में दिखाने ले गई थी। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लिखे थे।
कुछ दवाइयाँ लिखी थी, किंतु मंगली के पास पैसे कहाँ। उसे आज की मजदूरी के पैसों से शाम को इंजेक्शन दवाइयाँ खरीद कर ले जाना, किंतु ठेकेदार था कि छुट्टी ही नहीं कर रहा था। पैसे लेना तो बहुत दूर की बात। शाम के 6 बज चुके थे। ठेकेदार ने छुट्टी कर दी। पैसे लेने की बारी। मंगली लाइन में लग गई। उसके आगे 30 स्त्री पुरुषों की कतार थी। इस कतार को निपटाने में 1 घंटा और बीत गया। अंधेरा हो चला था। मंगली के पाँव में जैसे पहिए लग गए। वो तीव्र गति से सीधे दवा की दुकान पर पहुंची। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी पर्ची निकाली और दुकानदार को दी। दुकानदार ने सबके 80 रुपए मांगे। मंगली के पास 80 रुपए कहाँ थे? बाकी मैं 2-3 दिन में दे दूंगी। मेरा आदमी बुखार में पड़ा तड़प रहा है। आप सभी दवाइयाँ दे दो। मंगली ने कहा, राजा तुम लोगों का क्या भरोसा? आज यहाँ कल वहाँ, हम कहाँ तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे? मुझे पूरे पैसे चाहिए। दुकानदार ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। आज किसकी पड़ी? मानवीय संवेदना और नैतिकता जैसी बातें तो आउट ऑफ डेट हो गई हैं। दुकानदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, तो फिर 30 रुपए की दवाई ही ले जा, इंजेक्शन कल ले जा। मंगली क्या करती? उसने हाँ कर दिया। 30 रुपए की दवाइयाँ लेकर वह घर पहुंची। तब तक 8 बज चुके थे। काफी देर हो चुकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। हावड़ा रसीद पड़ा था। मंगली ने उसे झंझोड़ा। हावड़ा हूँ करके सुन गई। उसमें अब बोलने की ताकत भी नहीं बची। शरीर गर्म मिट्टी की तरह तप रहा था। पास में पानी का लोटा भी ऊंधा पड़ा था। दिन में छावरा ने पानी पिया होगा तो लोटा रखने में स्वयं को असमर्थ पाया होगा। डॉक्टर के कहे अनुसार गर्म पानी से दवा देने के लिए मंगली पानी गर्म करने को उठी, किंतु चूल्हे में 2 दिन से उसके यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जला। पड़ोस की झोपड़ी में गई और वहां से एक अंगारा मांग लाई। अंगारे को चंद घास के बीच रखकर फूंक दिया। आग जल उठी। उस पर पतली पतली लकड़ियां डालकर उसने आग जलाई और पानी ग्रहण किया। कटोरी में गर्म पानी लिया। फिर उसने खावरा को सहारा देकर बिठाया और मुंह में गोली रख दी। उसके बाद पानी पिलाने लगी। गोली गले में ना उतरते देख मंगली ने खावरा को लिटा दिया और चम्मच से पानी पिलाने लगी। मंगली ने देखा गोली उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। चम्मच से जो पानी डाल रही थी वह भी मुंह के एक तरफ बाहर निकल रहा था। खावरा धीरे धीरे गुदगुदा रहा था। मंगली समझ नहीं पाई। पानी की कटोरी दूर रख दी और खावरा करके अपनी गोद में ले लिया। एक मिनट की छुट्टी मांगी। मंगली ने बैठे बैठे आंखें मूंद रही थी। बिना उसने खाना खाया था और ना ही वह सो पाई। उसकी हालत भी खराब हो रही थी। कुछ ही क्षणों में खावरा की गर्दन एक और लुढ़क गई। गर्दन लुढ़कने के झटके से मंगली के सीने पर हाथ से आया, किंतु खावरा की सांसें थम चुकी थी। वह दहाड़े मारकर रो पड़ी। खावरा ने हमेशा के लिए नींद ले ली थी। की रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हुए। खावरा के अंतिम संस्कार की तैयारी। लोगों ने उसे जगाने हेतु मंगली से लकड़ियों के पैसे मांगे। मंगली के पास पैसे कहाँ थे? वह अपनी मजदूरी के पैसे से खावरा की दवाई के लिए आई थी। पैसे देने में अपनी असमर्थता जाहिर। पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगे। दांत से निकाल कैसे होगा? दांत संस्कार की क्या जरूरत है? सूची में गाड़ देंगे, एक ने कहा। दूसरा बोला, नहीं, हमें इसका दांत संस्कार करना चाहिए। हम इतने आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। क्या परेशानी है? यह भी हमारा भाई है। नहीं है तो क्या हुआ? है तो आदमी है। लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। कभी हमारा भी यह हाल हो सकता है। बात सभी के समझ में आ गई। सभी ने अपनी अपनी जेबें टटोली। देखते ही देखते 200 रुपए खापरे का दांत संस्कार हो गया। मंगली और नितांत अकेली रह गई। आज भी उसके घर का चूल्हा नहीं जला। पड़ोसी ने 2 रोटी और पालक का साग लाकर दे दिया। पति की मृत्यु के बावजूद 2 दिन की भूखी मंगली ने जैसे तैसे रोटी पलक में उतारी। दूसरे दिन वह मजदूरी पर भी नहीं था। बड़े घरों की महिलाएं 4-6 महीने तक अपने पति का शोक मनाती हैं। वे कहीं आती जाती हैं, किंतु मंगली ऐसा नहीं कर सकती थी। घर में रहे तो खाए क्या? उसके अपने पेट के खड्डे को भरने के लिए उसका अपना कोई नहीं था। तीसरे दिन मंगली लंबा घूंघट काटे मजदूरी पर चली गई। ठेकेदार ने फटकारा, कल कहाँ मर गई थी? आज नई नवेली दुल्हन की तरह लंबा घूंघट काटे पर आ रही है। मंगली ने कोई जवाब नहीं। अपने
बिना चूड़ियों के हाथ ठेकेदार की आगे बढ़ गए और रोने लगे। ठेकेदार समझ गया कि बीमार पति की मृत्यु हो चुकी है। अपने आप को संभालते देखा और चिंता करने से कोई काम नहीं बनेगा। जाने वाले वापस नहीं आते, भले ही तुम रो रोकर अपनी जान दे दो। ठेकेदार ने आगे सांत्वना देते हुए कहा, मैं झोपड़ी में अकेले रहने से कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे यहाँ खाली पड़े सर्वेंट क्वार्टर में रह सकती हो। थोड़ा घर का काम कर देना, मैं अलग से थोड़े पैसे और दे दिया करूँगा। तुम्हारा गुजर आराम से हो जाएगा। मेरे यहाँ रहने से कोई तुम्हारी नजर उठाकर भी नहीं देख सकेगा। जब तक मुझकर मुझे बता दे, यहाँ किराया भी नहीं लगेगा। स्वभाव से जो स्वयं भला होता है वह सामने वाले को भी अपनी नजरों से ही देखता है। मिली ने ठेकेदार के संघर्षों पर विश्वास कर लिया और 10 दिन बाद ठेकेदार के सर्वेंट क्वार्टर में आ गए। ठेकेदार की 2 लड़कियां थी, दोनों का ब्याह हो चुका। वे अपने अपने ससुराल में जम चुकी थी। साल 2 साल में कभी कभार अपने पीहर आती। माँ तो थी नहीं, वे उनकी शादी के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त। पिताजी अपनी ठेकेदारी में व्यस्त रहते थे, तो वे भी पीहर में कम ही आती थी। एक नौकर उनके साथ ही रहता था, जो खाना बनाता था। कुछ ही दिनों पश्चात ठेकेदार ने मंगले पर अपने डोरे डाले आरंभ कर दिए। वह रोज कोई न कोई छोटी मोटी चीज खरीद लाता और मंगली को उसके क्वार्टर पर ही देने जाता। साथ ही ढाढ़स भी बंधाता, किसी बात की चिंता नहीं करता। एक कष्ट अथवा कमी हो तो बता। भोली मंगली इस सहानुभूति के पीछे छिपी ठेकेदार की चाल को समझ नहीं पा रही। बकरे को बलि के पूर्व जैसे पान मिठाई आदि खिलाई जाती है, उसे सजाया संवारा जाता है, वैसे ही मनमार अभी ठेकेदार मंगली की कल्पना। क्योंकि ना समझ मंगली हमेशा छुई हुई थी, उसके सामने घूंघट खींचे उपस्थित होती। खबरा की मृत्यु को महीना भर बीतने के बाद एक दिन ठेकेदार ने मंगली से कह ही दिया, शोक मनाना छोड़ दे मंगली, खुशी खुशी रहे। मैं क्या तुझे कोई तकलीफ होने दे रहा हूँ? तेरे हर दुख का ध्यान रख रहा हूँ मैं। कभी मेरे दुखों की ओर भी ध्यान कर लिया कर। मैं क्या कम दुखी हूँ? मेरी पत्नी की मृत्यु हुए भी 5 वर्ष बीत चुके हैं। तब से मैं भी तो खुशी खुशी जी रहा हूँ। मैं तेरी तरह गम करने बैठूं तो मैं कुछ भी काम न कर पाऊँ। मंगली घूंघट फाड़े चुपचाप सुनती रही। वे किसी बात पर कुछ भी नहीं कर रही थी। ठेकेदार कुछ आगे बढ़ा और मंगली के हाथ को छू लिया। मंगली मुस्कुरा उठी, खबरदार, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं एक ब्याहता औरत हूँ। ब्याहता भी तो क्या हुआ, अब तो थावरा मर चुका है। तो क्या तुझे सुहाग देने वापस आएगा? अब तो तुझे दूसरा ही आदमी करना पड़ेगा अपनी पहाड़ की जिंदगी काटने के लिए। तो मैं क्या बुरा हूँ? यहाँ कानो कान किसी को खबर भी नहीं चलेगी। तो अपने क्वार्टर में रहते रहना और मैं अपने बंगले में। रात को मिलते रहेंगे, तुम्हारा भी काम निकल जाएगा और मेरा। ठेकेदार ने एक ही सांस में अपनी बातें कह दी। मुंह से शराब की बदबू उठ चली। ठेकेदार का भ्रम गलत निकला। मंगली किसी और ही रक्त से हाड़ मांस की बनी हुई थी। उसने क्रोध में कांपते हुए जवाब दिया, ठेकेदार साहब, मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर एक शैतान छिपा है और आप मुसीबत में मेरी मदद करने के बहाने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं। किंतु मैं भी साफ कह देती हूँ कि मैं भी एक झेलने की जाई हूँ, जो जंगल में लकड़ियां काटते हुए भी बच्चे को जन्म दे देती है और अपना नाल स्वयं काटकर बच्चे को गोद में उठाकर घर चली आती है। इसलिए अब और आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना बकरे सा काट के रख दूंगी। ठेकेदार तिलमिला उठा, मेरे आश्रय में रहकर मुझे ही आंखें दिखा रही है, चांडाल कहीं की। जिंदगी भर सावित्री ही बनी रहेगी। देखता हूँ कैसे बचती है और कौन बचाता है तुझे यहाँ। कहते हुए वह मंगली की ओर झपटा और उसे अपनी बाहों में जकड़ना चाहा। मंगली ने फुर्ती से अपना घूंघट हटाया और आव देखा न था अपने चूल्हे के पास पड़ी जलावन की एक मोटी लकड़ी उठाई और दे मारे ठेकेदार के सिर। ठेकेदार को मंगली के अंदर छिपी इस नारी शक्ति का भान नहीं था। सिर में चोट लगने से वह वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। मंगली उसी रूप में हाँफती हुई दौड़कर निकट के पुलिस थाने में पहुंची और ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। संयोग से पुलिस ने भी मंगली का साथ दिया। उसने मंगली के साथ रक्षक का रोल अदा न करके रक्षक का ही रोल अदा किया। थानेदार ने 2 पुलिस कांस्टेबलों को अपने साथ लिया, मंगली को भी जीप में बिठाया। शीघ्र ही वे मंगली के क्वार्टर पहुंच गए और बेसुध पड़े ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया।
मंजू, आपने बेहद खूबसूरती आवाज से नहीं आ दोनों रही, कहानियों का पाठ आपकी किया। आवाज नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है लोगों को आ रही है। कुछ क्या धीमे मैं आ रही है, हाँ, क्या हुआ? बहुत धीरे आ रही है, धीरे। धीरे आ रही है? आ, ठीक है, आप बोलिए। आप ठीक है? आपने बेहद खूबसूरती से कहानी पाठ किया। दोनों कहानियाँ दलित विमर्श की कहानियाँ हैं। पहली कहानी में अंगारा कहानी में एक दलित यानी दलित परिवार है, और दूसरी कहानी में एक आदिवासी परिवार है, भील परिवार है। दोनों ही परिवार की महिलाएं उठ करके विरोध करती हैं। पहली कहानी में लड़की का भाई हीरा अंगारा बन के खड़ा होता है और अपनी बहन का बदला लेता है। दूसरी कहानी में तो स्वयं जो मेन पात्र है हमारा मंगली, जब वो खुद उठ करके विद्रोह करती है और अपने उसका बदला लेती है एक संवैधानिक तरीके से कोर्ट में, और बाई चांस होता है कि थाने में भी उसकी सुनवाई हो जाती है। चूंकि ये शुरुआती कहानियों में है, और जो दलित कहानियों में भी हमें दो तरह के स्वर दिखाई देते हैं। एक तो दलित महिलाओं के स्वर, और एक दलित पुरुषों के स्वर। और इन कहानियों में ये स्पष्ट दिखता है कि जो हमारी दलित लेखिकाएं जो लिखती हैं, उन कहानियों में अलग तरीके से चीज़ें आती हैं। उस कहानियों में जो विक्टिम है, जिसके साथ हिंसा हो रही है, यौन हिंसा हो रही है दलित महिला के साथ, उसके साथ उसका परिवार भी खड़ा होता है। और दूसरी कहानी में तो मंगली इतनी मजबूत है कि वो अपना बदला खुद ही ले लेती है, और वो एक लकड़ी से उसको मार के बेहोश करके उसको आ जाती है। और इसमें जो देखेंगे कि वो जो डायलॉग्स हैं दोनों कहानियों में बड़े पावरफुल हैं। पहली कहानी में भी और जो परिवार है, एक अच्छी बात यह है कि दोनों कहानियों में हम देखते हैं कि जो दलित समाज है वो इस बात के लिए जो है वो अपने आप को बिल्कुल दोषी नहीं मानता कि उनके साथ जो हुआ। और ये जो होता है ये समाज की एक जाति व्यवस्था के कारण होता है। एक परिवार में जिस तरीके से लड़की के साथ जबरदस्ती होती है, बलात्कार होता है, वो इसमें जो कुसुम जी ने जो कम्युनिटी है गांव की, जो दबंग कम्युनिटी है, जो अ, उसकी जो क्रूरता दिखाई है, जैसे कि अभी हमारे बीच में मेघा भी है एक, और बहुत अच्छी वो नारीवादी लेखिका है। उन्होंने भी जैसे ये कहा कि क्रूर सत्य को दिखाया है। ये क्रूर सत्य है कि दलित समाज के प्रति, उनकी लड़कियों के प्रति, उनकी महिलाओं के प्रति, उन लोगों के प्रति किस तरह का एक रवैया होता है, ये कुसुम जी की कहानी में अंगारा में भी दिखता है और मंगली में भी दिखता है। जिस तरीके से औरतों को सहज सुलभ समझा जाता है, दलित समाज की औरतों को जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, अगर हम पहली में देखें तो लड़की आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन दूसरी में जो है वो मंगली आवाज़ उठा करके उसको पीट करके चली जाती है। यही जो स्ट्रॉन्ग स्वर है, यही संघर्ष की जो स्वर है हमारी दलित लेखिकाओं में आया है। भाषा के तौर पे ये दोनों कहानियाँ बहुत सशक्त हैं, और मैं ये कहूँगी संवाद तो इसके जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बोलते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भील की जाई हूँ, मैं अगर बच्चा जन सकती हूँ तो मैं तुम्हें ठीक भी कर सकती हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बहुत बेहद मुझे लगता है कि आज जो ये दो कहानियाँ दलित साहित्य में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। और मंगली तो खासकर बेहद चर्चित कहानी है, और इसका कई जगह पाठ किया जाता है, इसके कई जगह कोट किया जाता है इसके डायलॉग्स को। और कुसुम इकबाल जी 2001 माने 2001 में अगर ये छपी है मंगली कहानी, तो हम मान सकते हैं कि ये कहानी जो है ये 20 साल पहले की कहानी है। और हम देखें आज के संदर्भों में भी ये दोनों कहानियाँ, और अंगारा उससे पहले की कहानी है, तो दोनों कहानियाँ आज के संदर्भ में ठीक बैठती हैं। अभी दिल्ली में जो घटना हुई जिसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसको मार दिया, और भी तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, और जिसमें पहले तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे समाज ऑर्गेनाइज होता है, जैसे परिवार खड़ा हो जाता है,
ये एक अम्बेडकरी चेतना और दलित चेतना, और मैं ये कहूँगी कि ये हमारे दलित साहित्य की ताकत है। और ये बहुत बड़ी ताकत है कि साहित्य पढ़ कर के लोग जो है बहुत स्ट्रांग हुए हैं। कुसुम इकबाल जी जो है वो लिख रही है, मेरी लिखित स्टोरी पर बनी फिल्म सर्वदा का टेलर यूट्यूब गाने भी देख सकते हैं। कुसुम जी का ये स्टेटमेंट है। और पूजा ने लिखा है कि दलित स्त्री की यथार्थ कहानी, वाकई ये यथार्थ कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से वो झेला जाता है। और मुझे लगता है कि अब अपनी बात मुझे लगता है सुनीता, अगर आप अपनी बात रखना चाहें दोनों कहानी के संदर्भ में, तो आप भी अपनी बात। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है तो मैं अच्छा से नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन एक मेरा प्रश्न था इन कहानियों के बारे में, अगर आप उसको थोड़ा सा व्याख्या करना चाहें। जैसे कि जमुना कहानी में जो है वो पुलिस और जो भी सरकारी तंत्र है, तो उसकी कुछ अंगारा कहानी में जमुना की कुछ मदद नहीं कर पाता है ना। तो फिर उसके बाद वो उसका भाई या वो जमुना या हीरा हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। तो पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी सीधे हथियार उठा के और क्रांति करना और सीधे बदला लेना, ये सब किसी के दिमाग में, मतलब जो भी दलित या जो भी पात्र होते हैं, अम्बेडकरवादी जो साहित्य है या जो भी, वो लोग संविधान में और तंत्र पर, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले वो सरकारी तंत्र में जो जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से वो समाधान चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि उसको मंत्री की तरफ से भी फोन आ गया, फिर रिश्वत दे दी गई कि इनका जो है कुछ रिपोर्ट ही नहीं लिखनी है, तब जाके मजबूरन उन लोगों को ये सब हथियार उठाना पड़ जाता है। वही मंगली कहानी में हमने देखा कि पुलिस जो इंस्पेक्टर था, उसने भक्षक का रोल नहीं अदा किया, रक्षक का रोल अदा किया। तो वहाँ पर समस्या काफी आसानी से सुलझ गई। तो इस पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहें। दोनों ही कहानियां यथार्थ की कहानियां हैं, और अक्सर तो जो अंगारा कहानी में होता है वैसे होता है। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे जो महिलाएं वो हिम्मत नहीं दिखाती, वो थाने तक जाती हैं, वो लड़ाई लड़ती हैं और जीतती भी हैं। लेकिन सवाल ये है, जैसे आपका सवाल है, जैसे पहली कहानी अंगारा, जिसमें जमुना जो बात उठाती है, सवाल उठाती है और उनको हथियार उठाने पड़ते हैं, तो ये तो बात ठीक है। अब हम अगर आदिवासी इलाकों में देखें तो किस तरीके से हमारी महिलाओं का शोषण होता है, और किस तरीके से वो जो है वो शोषण की शिकार होती हैं। और अ, हमारे में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो जिनकी मतलब मर्डर हो गया, लाश मिली, न्याय नहीं मिला, और सारा जो तंत्र एक साथ इकट्ठा हो गया। तो ये है सिस्टम, और ये यथार्थ है। ये अभी का भी यथार्थ है, ये 25 साल पहले का भी यथार्थ है, ये अब का भी यथार्थ है। और दूसरी कहानी में जो है वो संयोग की बात है कि कभी न्याय मिल जाता है, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लैंडमार्क केस हैं। खैरलांजी में नहीं न्याय मिला, फिर हमारे भवरी को नहीं न्याय मिला। तो हम ये देखते हैं कि उनकी तरफ से बहुत लोग लड़े, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। न्याय जो है वो कोर्ट, पुलिस, कचहरी, थाना और प्रशासन में भटक करके रह गया। तो ये सही है बात तुम्हारी कि सुनीता की दलित समाज कभी भी हथियार उठाने के पक्ष में नहीं रहा है। उसकी पूरी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, और वो संवैधानिक तंत्र से ही लड़ता है। और वो SC ST आयोग जाएगा, वो थाने जाएगा, वो FIR कराएगा, लेकिन बहुत कम रेयर सिचुएशन में ये होता है कि वो हथियार उठाए। और हाँ, लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण फूलन देवी का भी है, जब उस पर जो अत्याचार हुआ और जब वो कोई भी नहीं जब बिल्कुल व्यवस्था उसके खिलाफ ही हो गई, तब उसने उनके साथ बदला लिया। और वो हमारे सामने आइकन की तरह है, फूलन देवी हमारे अत्याचार के खिलाफ जो खड़ी हो गई। तो हमारे सामने तमाम तरह के उदाहरण हैं। और लेकिन जो बहुत बार व्यक्ति मजबूर हो जाता है जब उसे न्याय नहीं मिलता। लेकिन ये लेकिन दलित साहित्य ने अक्सर ये माना है, और दलित आंदोलन ने भी ये माना है कि हमारी लड़ाई जो है वो संवैधानिक लड़ाई, और हमें संविधान से लड़ करके अपने मूल्य ले, अपना जो है वो चीज़ें बनानी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, हम जो है वो हथियार उठाने के फेवर में नहीं रहते,
लेकिन जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है तब इस तरह का फूलन देवी को हथियार उठाने पड़ जाते हैं। मंगली को अपने जो हीरा को हथियार उठाना पड़ जाता है। तो इस तरह के भी केस है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि दलित स्त्रियों की कहानी में महिला पात्र सशक्त है, लड़ाई में विश्वास करते हैं, संघर्षशील है। वो ऐसे नहीं है कि उन पर अत्याचार हो जाए तो वो रो करके घर में बैठ जाए। उनके पुरुष पात्र भी सशक्त है, अगर जब होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। तो ये मेरा मानना है। एक और चीज थी मैम कि जैसे जब तक वो उसके माँ बाप जो जमुना के माँ बाप हैं वो खुद ही रो रहे हैं और उसको ही दोष दे रहे हैं, जमुना को ही, तब तक जितने लोग खड़े थे वो जमुना को ही दोष दे रहे थे कि कैसे घूमती फिरती थी, ऐसे करती थी। लेकिन जहां पर वो देखते हैं कि हीरा आ गया, इसका भाई इसके सपोर्ट में इसके साथ खड़ा हो गया, वैसे उन लोग की जबान बंद हो जाती है, वो सब चले जाते हैं। तो मुख्य बात ये है कि जब तक हमारा परिवार, हमारे घर वाले, सबसे पहले तो उनका खड़ा होना, सबसे पहले तो जिसके साथ जो कुछ हुआ है, जिसका शोषण हुआ है, उसका पहले खड़ा होना जरूरी है। उसके बाद उसका परिवार अगर उसका साथ देता है तो फिर बाकी लोग भी उस हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे ही हीरा को देखते हैं वो सब उनकी बातें बंद हो जाती हैं। उसमें एक ही बात यही है कि दलित समाज पे हजारों सालों से अत्याचार हुआ और लगातार हुआ, ये नहीं कि बंद हुआ कभी, और लगातार हुआ। और हमारे समाज पेट्रियार्की समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें ये जो है ब्राह्मणिकल वैल्यूज है कि लड़की को ऐसे रहना चाहिए, वो बाहर जाएगी, वो अगर खेलती है, कूदती है या हंसती है या थोड़ी सी आज़ाद ख्याल की है तो वो गलत है, वो खराब है। और उसके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। ये हमारे सोसाइटी में इस तरह का प्रचलन है, जबकि लड़कों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो, क्योंकि दलित समाज भी उसी व्यवस्था के अंदर रह रहा है, अत्याचारग्रस्त है, पर वैल्यूज उसके भी वही है कि महिलाओं को मतलब घर में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जैसे परिवार में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसका भाई, कि मैं लड़ूंगा और मुझे लड़ना चाहिए, तो ये जो चेतना है, ये चेतना जो है वो चेतना की बात है। ये जैसे ही ये चेतना आती है कि ये हमारे साथ गलत है और हम नहीं सहेंगे और ये चीज़ गलत है, वो कैसे कर सकता है ऐसे, उसकी हिम्मत क्या हुई और हमारे साथ क्यों होता है, क्या हम दलित समाज के इसलिए होता है और हम भी बराबर के इंसान हैं, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। जब ये चेतना आ जाती है तब मुझे लगता है प्रतिकार भी आता है, और उसके भाई में ये चेतना है और मुझे लगता है वो चेतना उनको, पूरे परिवार को प्रभावित करती है, पूरे गांव को प्रभावित करती है। और इसी चेतना की लड़ाई दलित साहित्य लड़ता है। ये कुसुम मेघवाल जी ने अपने हीरा के माध्यम से इस चेतना को दिखाने की कोशिश की है, और एक सार्थक कोशिश है कि परिवार को समझ ही नहीं आता वो क्या करे, वो रोते, लेकिन परिवार में एक सदस्य कहता है हमें लड़ना होगा। वो चेतना और आगे बढ़ती है मंगली के रूप में, वो कहती है कि मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वो उसको मार पीट के थाने पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो है हम चेतना का विस्तार देखते हैं कहानियों में। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी एक और कुसुम इकबाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार जो है वो हमें बता रही हैं कुछ कुछ कि उनकी लाइफ स्टोरी पर भी। और मैं ये कहूँगी कि जो कहानियाँ हैं, जिस तरह की कुसुम इकबाल जी कहानियाँ लिखती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कुसुम इकबाल जी। उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला, एक बहुत साधारण तरीके से उन्होंने मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू किया और तमाम तरह के झंझावातों से निकल के पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू की। और जब वो नौकरी में भी 2-3 नौकरियां अलग अलग बदल के गई और उस नौकरी में भी उनको झेलना पड़ा सामाजिक काम के लिए, और उनको नौकरी से बेदखल किया गया। वो कोर्ट में केस लड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगी, और चाहे वो न्याय देर से मिलेगा, देर दूर जरूर है लेकिन मिलेगा जरूर। और कुसुम इकबाल जी की कहानियों में यही दिखता है, जो जिजीविषा है, जो संघर्ष है, जो जीवटता है, जो संघर्षशील व्यक्तित्व उनका अपनी कहानियों में झलकता है। इन दोनों कहानियों में वो झलकता है। और चाहती तो वो ये कह सकती थी, अपनी कहानी का पात्र उनका चुप बैठ जाता, भाई भी कुछ ना कहता, लेकिन भाई लड़ने अपनी बहन के साथ खड़ा हो जाता। तो
तो ये जो एक स्वर है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्वर है कि भाई अपनी बहन के हक के लिए खड़ा हो गया। हम यहाँ पर उसको एज ए भाई ना देख करके हम ये कहें कि एक जागृत मतलब सचेत व्यक्ति इस लड़ाई को समझा है कि दलित स्त्रियों के साथ जो होता है वो हमें उसके खिलाफ खड़े होना होगा। ऐसे ही मंगली में खुद वो इतनी चिंतित है कि अपनी इज्जत के लिए एक तो दलित समाज की औरतें सीधी होती है, सरल होती है, सिंपल होती है। मंगली जैसे दिखाया उन्होंने बड़ी सरल सीधी है, लेकिन जब उसको समझ में आता है इसकी नीयत खराब है तो उसको पीटती है। तो मुझे लगता है यही चीज महत्वपूर्ण है। और सीधा सरल होना गलत नहीं है, सिंपल होना गलत नहीं है, ये तो गुण है इंसान के कि आप सीधे हो, सरल हो, ईमानदार हो, सच्चे हो, ये तो गुण है किसी इंसान के। लेकिन अगर कोई इन्हीं गुणों का फायदा उठाए, तो गलत फायदा उठाए, तो वो गलत है। वो इस तरीके से। और मंगली जो है वो सीधी सरल औरत है। उसके पति की डेथ हुई, अपने पति के साथ उसकी बहुत अच्छी है, वो खूब उसकी चाहती है कि वो उसकी सेवा करती है, लेकिन वो नहीं बचता। और उसके बाद उस पे जो एक अकेली औरत के साथ क्या होता है, ये मंगली कहानी बताती है। एक अकेली औरत हो तो बहुत लोग उस पर गलत निगाह लगा के बैठते हैं, लेकिन मंगली उसमें भी हिम्मत नहीं आती और अपना प्रतिकार करती। तो हम ये कहेंगे कि दोनों कहानियां बेहद सशक्त और मजबूत कहानियां हैं और दलित साहित्य में बहुत अहम स्थान रखती हैं। तो अगर आपको टिप्पणी करना चाहे तो हम लोग यहाँ कार्यक्रम आगे रन करें, नहीं तो हम इस कार्यक्रम को इसी नोट पर समाप्त करेंगे। सुनीता मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही, धीरे हाँ। धीरे आ रही, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इस वार्ता को कंटिन्यू करें या यहीं पर अब इस बात को कार्यक्रम को समाप्त करें। जी, समाप्त ठीक करते है। तो मैं आखिरी बात ये कहूँगी, एक तो सबसे पहले मैं मंजू का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि मंजू हमारे साथ जुड़ी, और वो दलित लेखक संघ से हम निरंतर जुड़ेंगे और हर 15 दिन में उनका एक कार्यक्रम एक कहानीकार को लेकर के आएगा। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बेहद बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर मतलब भाव के साथ कहानी पढ़ी है, जो कि कहानी की। और एक और अच्छी बात ये कि कुसुम मेघवाल जी हमारे साथ लगातार सक्रिय रूप पे कहानी पाठ हो रहा था, वो सुन रही थी, जुड़ी हुई थी। और हम जो है वो ये बेहद कुसुम जी का अभिनंदन करते हैं और उनकी कहानियों की बहुत प्रशंसा करते हैं। और ये कुसुम जी कह रही हैं कि सभी महिलाएं मेरी लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म में भी मैं एक इंसान हूँ, जरूर देखें। आशा करती हूँ कि आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कुसुम मेघवाल जी की जगह कि आप इस फिल्म को देखें और इससे एक नई ऊर्जा पाएं और कुसुम मेघवाल जी का कहानी और साहित्य पढ़ें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम दलित लेखक संघ उनके पूरे साहित्य का सम्मान करता है, उनके स्ट्रगल का सम्मान करता है, उनके जुझारू व्यक्तित्व का, उनका जो जीवन भर का, उसके प्रति सम्मान करते हुए हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। दलित लेखक संघ की ओर से सभी सुधी पाठकों का, श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। और हम जो है वो अपने यहीं पर बहुत सुंदर सुंदर सुनीता जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और सभी मित्रों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इसके साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं।